अब वक्त है ताल ठोक के आज की बहस का। और आज की बहस इस बात पर है कि क्यों देश भर के विश्वविद्यालयों में देशद्रोह का एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी जेएनयू के छात्र उमर खालिद को दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। इसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विरोध किया और इसी को लेकर एबीवीपी के छात्रों और लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन के कार्यकर्ता छात्रों के बीच झड़प हो गई। लेकिन इस मामले को अब बोलने की आजादी की बहस में तब्दील कर दिया गया। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अब इस मामले में कूद पड़े। हमारा सवाल यह है कि क्या नेता कैंपस को सुलगाकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं? ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में एक के बाद एक ऐसे यूनिवर्सिटी कैंपसेस को राजनीति का अड्डा बनाया गया है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का 2 दिन पहले का एक बयान भी याद करना जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की नीतियों को लेकर जो नाराजगी है उसे 2019 में बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या देश भर के शिक्षा संस्थानों को 2019 के लिए राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? और सवाल यह भी है, क्या राजनीति के लिए देश विरोधी बातें करने वालों का समर्थन करने की भी भूल की जा रही है? बड़ा मुद्दा है कि जो लोग बोलने की आजादी के नाम पर ऐसी राजनीति कर रहे हैं, क्या उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए, आजादी बात रखने की हो सकती है या फिर देश तोड़ने की? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। हम उमर खालिद को बुला रहे हैं, टीचर हमें बता रही थी। मैंने एक सीधा सवाल पूछा था कि उमर खालिद ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? इंडिया में कितने स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं बस्तर पे? एक आदमी जिसके ऊपर केस चल रहा हो उससे, और मतलब आप उससे क्या सीखेंगे? क्या बोलने के अधिकार का मतलब ये है देश को तोड़ने का अभियान चलाना? इतनी बड़ी संख्या में सेना के जवान, अफसर आतंकवादियों के द्वारा मारे जाते हैं, उनका नागरिक अधिकार है कि नहीं? उनके परिवार का ह्यूमन राइट है कि नहीं? तो जो अपने बोलने के अधिकार की बात करते हैं, कभी उन्होंने भर्त्सना की है क्या? मान लीजिए एक छात्रा ने अपनी पीड़ा कही, उसका सम्मान है, उसको लेके ये सियासत क्यों हो रही है? राहुल जी ने सही बात कही है। अगर किसी के साथ अत्याचार होता है, इस तरह से विक्टिमाइजेशन होता है, उस लड़की को गैंग रेप की धमकी मिलती है, उनको दिल्ली महिला आयोग की शरण लेनी पड़ती है, तो उसमें देश का हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसका साथ दे। भारत को टुकड़ा करने का बात करते हैं, अफजल गुरु का समर्थन करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब भी हमारा कोई जवान शहीद होते हैं तो ये लोग, ये जो माओवादी विचारधारा के लोग, ये लोग जश्न मनाते हैं। और ये लोग आज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाकर के बच्चों का जो शुद्ध दिमाग है उसको गंदगी करने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले खुद अपने आदमी भेज के राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं और फिर इनके आदमी वहां से भाग जाते हैं और फिर ये दूसरे लोगों की पिटाई करते हैं, ये क्या कि तुम लोगों ने नारे लगाए थे। जिसपे सेडिशन के चार्ज है, देशद्रोह का चार्ज है, ऐसे आदमी को बुला के विश्वविद्यालय में नौजवानों को क्या सीख देना चाहते हैं? आप जो है, आप सरकार का विरोध कीजिए, सरकार की पॉलिसी का विरोध कीजिए। हम ऐसे एलिमेंट्स को जो है ऐसा कहीं भी प्लेटफॉर्म ना दे जो जिससे कि वो यंग माइंड्स को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करे। छात्रों को, युवाओं को ये बहुत कष्ट होता है ऐसे नारों से। वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बहुत गलत है, ये देशद्रोह है। वो युवा कौन है जो ये कर रहे हैं? उनको बुलाया गया केवल जो है राष्ट्र विरोधी नारे लगाने या राष्ट्र को विरोधी ताकतों को मजबूत करने के लिए उनको बुलाया गया। जवाहरलाल जी ने बहुत सारी बातें कही और उसके साथ उन्होंने कहा, देखो भाई, एक बार यही सवाल मॉस्को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने लेनिन से पूछा था, हमारा पहला कर्तव्य क्या है? तो लेनिन ने कहा स्टडी। उन्हें पूछा हमारा दूसरा कर्तव्य क्या है? तो उन्होंने कहा स्टडी। तीसरा कर्तव्य क्या है? तो लेनिन ने फिर कहा स्टडी। मैं तुम लोगों को यही कहना चाहता हूं। ताल ठोक के आज का हमारा पहला सवाल, क्या देशभक्ति के पाठ में सियासत फेल हो रही है? दूसरा सवाल, नेताओं का काम युवाओं को समझाना है या लड़ाना? तीसरा सवाल,
क्या चुनाव में हार गए हैं, इसीलिए तथाकथित आजादी के नाम पर एजेंडा चलाया जा रहा है। चौथा सवाल, क्या 2019 के चुनाव के लिए कैंपस सुलगाएंगे नेता? और ताल ठोक के आज का हमारा पांचवा सवाल, आजादी बात रखने की हो सकती है या देश तोड़ने की? तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए 5 खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं, बीजेपी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। अमृता धवन हमारे साथ हैं, सही मानों में कांग्रेस की युवा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएसयूआई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष आज रखेंगी। अमीर हैदर हमारे साथ हैं, वो नेता हैं, सीपीआई के पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, एआईएसएफ दिल्ली के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के भी सचिव रह चुके हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, कॉलमिस्ट हैं। और बबीता फोगाट हमारे साथ हैं, 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, 2012 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और हाल ही में फिल्म दंगल जो उनके जीवन पर बनी है उसके बाद से भी वो काफी चर्चा में रही हैं। और पिछले 2 दिन में जो पूरा हंगामा हुआ उसमें उनके स्टैंड को लेकर उन पर भी कई तरह के निशाने साधे गए, इसलिए आज हमने खासतौर पे बबीता से रिक्वेस्ट की कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हम इन सबसे बात करेंगे, लेकिन इस बहस की शुरुआत करने से पहले हम आपको आज एक सैनिक का आक्रोश दिखाना चाहते हैं। ये सैनिक खराब खाने की शिकायत नहीं कर रहा, ये सैनिक खराब जूतों की शिकायत भी नहीं कर रहा, ये सैनिक ये भी नहीं कह रहा कि मुझे कपड़े खराब दिए जा रहे हैं, ये सैनिक शिकायत कर रहा है कि इस देश में मुझे माहौल खराब दिया जा रहा है। ये सैनिक ये शिकायत कर रहा है कि इस तरीके से माहौल खराब करके मेरे समर्पण का अपमान किया जा रहा है। जरा सुनिए इस सैनिक की बात। के लिए हम आतंकवाद से लड़ते रहे, देश की सुरक्षा करने के लिए हम माओवाद से लड़ते रहे, नक्सलवाद से लड़ते रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारे लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन आतंकवादियों से नहीं, उन नक्सलवादियों से नहीं, हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन गद्दारों से है, उन देशद्रोहियों से है जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जो हमारे देश में रहते हुए भी तिरंगे को जलाते हैं। कोई बोलता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बुरा इस बात का नहीं लगता दोस्तों, लेकिन बुरा इस बात का लगता है ऐसी बात करने वालों के पीछे हमारे देश में हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, तब बुरा लगता है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड याकूब मेनन को फांसी की सजा सुनाई दी, जब उसे फांसी की सजा सुनाई दी उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बुरा तब लगता है जब आतंकवादियों के जनाजे में हमारे देश के लाखों लोग जनसैलाब उमड़ पड़ता है, तब बुरा लगता है। दोस्तों, हमारे देश की सरहद की रक्षा के लिए हमारे जवान हर दिन शहीद होते हैं, लेकिन तब हमारे देश के अंदर कहीं आवाज नहीं उठती। लेकिन जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब वही हमारे देश के हजारों लोग हमारी सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, तब बुरा लगता है। तो सुना आपने इस सैनिक की बात को। अमृता धवन, आप क्योंकि दिल्ली की छात्र राजनीति में सबसे ऊंचे मुकाम तक गई हैं और इस वक्त भी एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने वो दौर देखा जब आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, वहां राजनीति की है छात्र संगठनों की। आपने कभी नारे नहीं लगाए देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आपने कभी नारे नहीं लगाए कश्मीर मांगे आजादी। तो आज क्या बदलाव आ गया कि ये नारे श्रीनगर की सड़कों से उतर के दिल्ली की सड़कों तक आ गए और हम लोग उसको एक्सेप्टेंस देने के लिए उतर खड़े हुए? नहीं रोहित जी, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं मैं उसमें अपने स्टैंड को क्लियर कर दूं कि जो लोग कश्मीर की आजादी या भारत के टुकड़े के नारे लगाते हैं वो भी देश के दुश्मन हैं, और जो लोग राष्ट्रवाद का नारा लगाकर एक महिला पे बलात्कार का एक धमकी देते हैं वो भी देश के दुश्मन हैं। हमें ये समझना होगा और हमें इस झांसे में नहीं डलना। और यहाँ पर बैठा कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है, जो मन से प्यार करता है भारत को, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि इस तरीके के नारों की कोई जगह कैंपसेस में हो। और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने नारे लगाए, चाहे वो जेएनयू में लगाए या दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाए, उन लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई करके पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया है? अभी तक 1 साल हो गया है, चार्जशीट फाइल नहीं की है। अगर ऐसी नाकामयाबी दिल्ली पुलिस दिखाती रहेगी तो मैं पूछना चाहूंगी कि शंकाओं आशंकाओं का माहौल
तो देश के अंदर बना रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि अगर लाइन डिफाइन हो रही है तो लाइन सही तरीके से डिफाइन हो, लाइन एविडेंस और सबूतों के साथ डिफाइन हो, और लाइन में ऐसा नहीं हो कि एक तरफ तो चार्जशीट दिल्ली पुलिस 1 साल हो जाए फाइल ना करे और दूसरी तरफ कोई एक संगठन आकर कह दे जो एबीवीपी के गुंडे हैं वो आकर सड़क पे कोर्ट कचहरी लगा दे। मेरा मानना है कि किसी भी सहमति या असहमति की कोई भी वजह ऐसी नहीं हो सकती है कि आपको हिंसक बना दे। हिंसा के विरोध में मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि गांधी के विचारों को हमें याद करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे देश में हम लोग अपने विचारों को जिंदा कर सकते हैं। गांधी ने भी कहा कि अगर कोई भी हिंसा कुछ अच्छा लाती है तो ये समझ लीजिए कि जी पहले सवाल में 1.5 मिनट के बाद आवाज अपने आप बंद हो जाती है। हम चाह के भी आपकी आवाज सुनवा नहीं पाएंगे। वापस अगले सवाल में आऊंगा, तब इस बात को आप पूरा कर लीजिएगा। हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं करता। मैं आपके साथ हूं पूरी तरह से कि इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से मारपीट नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से किसी लड़की को धमकी देना जायज नहीं है। लेकिन अमीर हैदर, लेफ्ट की राजनीति भी क्या इस देश के टुकड़े करने की पैरवी करती है? क्या आप लोग मान्यता देते हैं इस नारों को? और अगर नहीं देते तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी का पर्दा क्यों उड़ाना चाहते हैं? क्यों नहीं इन लोगों को अपने से अलग कर देते पूरी तरह से? मुझसे पहले जो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, उनका कहना सही है कि आपने 1.5 साल हो गया, अभी तक नारे लगाने वालों की पहचान नहीं हुई है। मेरा मानना यह है कि अगर कोई कैंपस का गुंडा एबीवीपी ज्वाइन करता है तो वो देशभक्त कहलाता है, और जो कैंपस के अंदर प्रोफेसर और लेक्चरर और स्कॉलर सेमिनार करते हैं वो देशद्रोही कहलाते हैं। एबीवीपी के खिलाफ अगर देश की एक शहीद की बेटी बोलती है तो वो दाऊद इब्राहिम बन जाती है, और महबूबा मुफ्ती अगर बीजेपी की गोद में बैठती है तो वो भारत माता बन जाती है। तो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये लोग जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया महबूबा मुफ्ती को, आज उसका हिजबुल मुजाहिदीन की प्रवक्ता बता के आज उसके साथ ये सरकार चलाते हैं। तो ये देश कहना चाहिए ये वो भारत माता बन जाती है। मेरा सीधा मानना है जो एबीवीपी कैंपस के अंदर 2 हॉस्टलों के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करती है और ऑफिस पे कब्जा करती है, एक ताला वहां रजिस्ट्रार का पड़ा है, एक एबीवीपी के गुंडों का पड़ा है, तो वो कौन सा राष्ट्रवाद है? तो ये समझ में नहीं है, ये समझना पड़ेगा। जो अमेरिका के अंदर जो अभी राष्ट्रपति आए हैं उन्होंने भी इसी राष्ट्रवाद की घोषणा की थी, ऐसी जिसका खमियाजा हमने भी भुगता। हमारा भी एक इंजीनियर वहां शहीद हो गया। तो हमारा देश किस ओर जा रहा है समझना ये पड़ेगा। मत जाइए सर, 1.5 मिनट हो गया। आमिर हैदर, अमेरिका मत जाइए। अमेरिका से आपकी दुकानदारी नहीं चल रही है, यहां से आपका रोटी पानी चल रहा है, यहीं तक सीमित रहिए कम से कम। संबित पात्रा, एक बात साफ है उनकी बातों से कि ये अपनी राजनीति के लिए यूनिवर्सिटी कैंपसेस को लैब बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें महबूबा मुफ्ती भी याद आती है छात्र राजनीति पर जवाब देते हुए, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप भी याद आ जाता है छात्र राजनीति को जवाब देते हुए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि छात्र को छात्र क्यों नहीं रहने देते? क्यों उनको आप बलि का बकरा बना रहे हैं, उनके नाम पे राजनीति की दुकान चला रहे हैं? सही बात है। देखिए रोहित जी, जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है, आप देखिए जिस देश में सुबह उठते ही प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी कहा जाए, दोपहर ढलते ढलते गधा कह दिया जाए, शाम होते होते चूहा और उसके बाद और क्या क्या चींटी इत्यादि कहा जाए, उसमें और कितनी अभिव्यक्ति चाहिए? इससे अधिक अभिव्यक्ति की क्या आवश्यकता है? मगर अभिव्यक्ति की बात नहीं है रोहित जी। आप देखिए विचारधारा ठीक है, अलग अलग विचारधारा अर्थनीति पे हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा देश चलाने के पॉलिसी में हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा इंस्टीट्यूशंस को लेकर हो सकते हैं, मगर जहां देश की संप्रभुता का सवाल है वहां केवल एक ही विचारधारा हो सकता है कि भारत अखंड है, भारत के हिस्से अखंड है, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। इसमें कोई 2 विचारधारा हो ही नहीं सकता है, कोई गुंजाइश भी नहीं है। अगर कुछ लोग इसमें गुंजाइश बनाएंगे कि आर्मी चीफ जो कह रहे हैं वो गलत है, मैं उनसे पूछता हूं, अच्छी बात है, जब आर्मी के लोगों ने वीडियो डाला कि हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा था तो आपको तकलीफ हुई, हमें भी अच्छा लगा कि चलिए अच्छे विषय पर तकलीफ हुई। मगर यही आर्मी के जवान जब पत्थर खाएं तब आपको अच्छा लग रहा था। खाना खाने पे आप सवाल करें, पत्थर खाने पे आप बोले ये तो फ्रीडम है जी, ये तो कश्मीर के उन युवाओं का, बच्चे जिन्हें बच्चे कहते हैं, उन बच्चों का तो फ्रीडम है, पत्थर तो मार सकते हैं। इसी से मालूम पड़ता है कि देश की जो विघटनकारी ये शक्तियां हैं वो कितने बड़े तादाद में हैं, और जब इनका पॉलिटिकल ग्राउंड समाप्त हो चुका है तो वो किसी भी हद पे जाएंगे। मगर धन्य हो देश की जनता जो इनका साथ नहीं दे रही है। 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, वापस आता हूं। इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया
कि 1.5 साल में आपने उन लोगों के खिलाफ क्या किया जिन्होंने जेएनयू में नारे लगाए थे। आप पिछलों को पकड़ नहीं पाए, अगले के लिए आपने खड़ा कर दिया मामला कि ये नारे लगा रहे थे, लेकिन वो कौन है अब तक किसी को नहीं पता। पुलिस आपके पास है, आपका काम था ये पता कराना, उन लोगों को पकड़ के अंदर डालना। राकेश सिन्हा जी, मैं आपसे पूछता हूं, और मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, वो छात्र संगठन चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो आईसा हो, चाहे वो एसएफआई हो, चाहे वो एनएसयूआई हो, या और भी जो 2-4 नए छात्र संगठन खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आए दिन इसी तरीके से छात्रों को स्केपगोट बना के अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए छात्र संगठन केवल एक्सपेरिमेंट का खिलौना बन के रह जाएंगे? देखिए, पहले भी कैंपस में हिंसा की घटनाएं हुई है, लेकिन अभी जो घटना घटी है उसके पृष्ठभूमि में जाइए। ऐसा जिस संगठन का आप नाम ले रहे हैं वो सीपीआई-एमएल नाम की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी संस्था है। और सीपीआई-एमएल ने अपने वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर आर्मी चीफ के नाम पर एक ओपन लेटर लिखा है। उसमें लिखा है कि कश्मीर का सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, और ये एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है और इसका रिजोल्यूशन पॉलिटिकल स्तर पर होना चाहिए। अब पूछे कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान भी यही कहता है ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, और इसी कारण से हमारी वार्ता नहीं हो पा रही है। तो ऐसा किसका काम कर रहा है, पाकिस्तान का या भारत का? और इनका इतिहास पुराना है, ये आजादी कर रहे हैं। ये आजादी 1942 में करते तो 1945 में कम्युनिस्ट पार्टी के मुंबई दफ्तर पर आक्रमण कांग्रेस के द्वारा नहीं होती। पीसी जोशी और महात्मा गांधी के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस में सारी बातें साफ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस के दफ्तर को जला दिया गया, कम्युनिस्टों को पीटा गया। कौन थे? कांग्रेसी थे। चूंकि 42 में इन्होंने क्या किया था, इनका इतिहास देखिए। 3 नवंबर 1963 को स्टेट्समैन ने एक रिपोर्ट छापी है कि हरकिशन कोनार सीपीआई के बड़े नेता थे, माओ से मिलने पेकिंग गए थे तब जब चीन भारत पर आक्रमण कर रहा था। यह है इनका इतिहास, और आज उसी इतिहास को ये कम्युनिस्ट दोहरा रहे हैं। और मैं इतनी बात, अंतिम बात कहना चाहता हूं, कैंपस में जो घटनाएं हो गया सर, ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया, वापस आऊंगा, अगले पड़ाव पे कहिएगा अपनी बात। बबीता फोगाट, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने एक ट्वीट किया, एक पत्रकार के ट्वीट पे, और उसके बाद आप भी निशाने पर आ गए। आपके मन में क्या आया था जो आपको ये लिखना पड़ा, और इस सारे प्रकरण को आपने खुद कैसे देखा और समझा? आपको बुरा लगता है सब होते हुए देख के? देखिए, बिल्कुल मुझे बुरा लगता है जब मैं अपने देश के बारे में ऐसे सुनती हूँ और पढ़ती हूँ, और जब देखती हूँ तो क्योंकि ऐसे लोग जो क्योंकि हमारे देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई हमारे देश के ऊपर कोई उंगली उठाता है, नजर उठाता है, तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई सच्चा हिंदुस्तानी है और अपने देश से प्यार करता है, वो किसी से भी ऐसी चीज नहीं सुन सकता। तो मैंने भी ऐसा ही किया, क्योंकि मुझे भी बुरा लगा। मैंने उनकी वीडियो देखी, तो मैंने वीडियो में देखा और सब बातें उसकी मुझे ठीक लगी, लेकिन एक चीज जो मुझे गलत लगी थी वो ये थी कि उन्होंने बोला कि मेरे पिता पाकिस्तान ने नहीं मारा, वो एक युद्ध में मारे गए। तो ये हर उस शहीद के अपमानजनक है जिन्होंने अपने देश के लिए वो शहीद हो गए, अपने सीने पर गोली खाकर, जिन्होंने जो पूरी रात यहाँ हमारे लिए खड़े रहते हैं और हमें चैन की नींद सुलाने के लिए वो मौत के नींद सो जाते हैं। और उनके ऊपर उनकी बेटी ऐसा कमेंट कर रही है, तो उनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी जब उनकी बेटी उनके बारे में ऐसा, अपने देश के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए जो शहीद हुए हैं। तो ऐसा बुरा लगता है ऐसा सुनकर। बबीता कह रही है कि बुरा लगता है। देश के बहुत सारे फौजी जवान इस तरीके के उनके वीडियो मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बुरा लगता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। अमृता धवन ये मान ले कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लड़की को गाली देना अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आता। देश को गाली देना अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आता है। और अगर नहीं आता अगर नहीं आता अमृता, तो फिर आपकी पार्टी उनके सपोर्ट में क्यों खड़ी हो जाती है? आप हार्दिक पटेल का समर्थन कर देते हैं किसी मौके पे, आप किसी मौके पे कन्हैया के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, आप रोहित वेमुला का पोस्टर लगा लेते हैं। या तो आप डेस्परेट हैं, आपको हीरोज नहीं मिल रहे। आपकी पार्टी अमृता धवन रागिनी नायक को हीरो नहीं मानती, इसलिए आए दिन जो सुर्खियों में आता है उसकी फोटो लगाना चाहते हैं। देखिए, नहीं रोहित जी, मुझे लगता है कि बहुत ही पर्सनलाइज करने वाली बात कह रहे हैं आप। जहाँ तक मुद्दों की बात है, हम मुद्दों पे साथ खड़े हैं, लेकिन विचारिक हमारे मतभेद है। हम किसी भी हिंसा के खिलाफ है, चाहे वो लेफ्ट करे हिंसा या राइट करे हिंसा। ऐसा नहीं है कि केरला में अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो हम उसके साथ खड़े, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हो जाए तो हम उससे अलग हो जाएंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंसा किसी के भी प्रकार की हो, हिंसा इस देश के किसी कोने में हो, हिंसा का प्रारूप जो भी हो,
हम उसके खिलाफ खड़े हैं। और अगर आज हमें गांधी की बातों को याद करना पड़ रहा है तो सिर्फ इसीलिए याद करना पड़ रहा है क्योंकि ये सभी छात्र संगठन ये भूल गए हैं कि ये देश किसी एक की जागीर नहीं है। और हमें मानना पड़ेगा कि सड़कों को अखाड़ा नहीं बना सकते हैं। एक लड़की जो शहीद की पुत्री है, जिसने 2 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया, क्या उससे बड़ा नेशनलिस्ट यहाँ पर कोई और होगा? और अगर वो अपनी बात को रख रही है, वो एबीवीपी के खिलाफ कुछ बोल रही है, तो मुझे लगता है उसको अपनी बात को कहने का अधिकार तो है। उसने कहा कि मैं जंग के खिलाफ हूं, तो इसमें क्या गलत कह दिया उसने? क्या ये अलाउ करता है किसी भी? क्या ये देखिए, मैं कहना चाहूंगी बोलने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन मेरी बात किसी ने उसको सोशल मीडिया पे गाली या धमकी दी, हर किसी को है, लेकिन वो आप भी सोशल मीडिया पे हैं अमृता, आप भी सोशल मीडिया पे हैं। तमाम तरह की बातें मैं यकीन मानता हूं लोग आपको भी लिखते होंगे, मुझे भी लिखते हैं। उस शिकायत को लेके आप थाने जाएंगी, साइबर सेल में जाएंगी या किसी टीवी चैनल के दफ्तर में स्टूडियो में जाके बैठेंगी पहले। उसके बाद आप अपनी पार्टी के नजदीकी उस महिला आयोग की अध्यक्षा के पास जाएंगी या थाने में जाएंगी जहां से कार्रवाई हो सकती है। आप खुद बताइए। और फिर आप ये कहलाना चाहेंगी कि मैं मार्टर की बेटी हूं या ये कहलाना चाहेंगी कि मैं राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता हूं, मैंने राजनीति को आगे रखा? रोहित जी, चाहे वो मार्टर की बेटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य हो, मैं ये भी कहती हूँ उससे पहले वो एक महिला है, उसने अपनी बात को रखा है, उसने कुछ भी एंटी नेशनल नहीं कहा है और उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि आप उसके नेशनलिज्म को जज करने लग जाएं। जिस तरीके से देखिए, जब रेप थ्रेट मिलता है तो आप उसी व्यक्ति से पूछिए उस पर क्या गुजरती है, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी एक बात कही। आप उस लड़की को जो लेफ्ट ने किया उससे नहीं जोड़ सकते हैं। अगर लेफ्ट का एक एक्सट्रीमिज्म गलत है तो राइट का एक्सट्रीमिज्म भी गलत है। ऐसे में वो लोग कहाँ जाएंगे जो इस देश में अराजकता नहीं चाहते? ऐसे वो लोग कहाँ जाएंगे जो इस देश में चाहते हैं कि स्वतंत्र विचार जिंदा रहे? उन लोगों की बात कौन करेगा? अमृता जी, इस हिसाब से मुझे तो प्रोग्राम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं उसमें किसी ने राहुल गांधी सुरजेवाला की फोटो लगाई है, किसी ने अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाई है। मुझे तो छोड़ देना चाहिए, ऐसे में प्रोग्राम डर के भाग जाना चाहिए और किसी स्टूडियो का दरवाजा खटखटाना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरी फोटो लगाएं। देखिए अमृता, बबीता आपकी बात पे काउंटर करना चाहती है। मुझे विक्टिम नहीं प्ले करना है, मुझे विक्टिम नहीं प्ले करना है। नहीं, दिल्ली पुलिस, देखिए अगर आप दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं कि एफआईआर रजिस्टर है, तो मैं अमृता जी, बोलने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोले। सबसे पहले हमारा देश आता है। बबीता जी, देश के खिलाफ जो अमृता जी, सबसे पहले हमारा देश आता है, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ये तो बताइए। और मैं तो यही पूछ रही हूँ कि उन्होंने बोला है कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, एक युद्ध में मारे गए। आप मुझे बताइए कि कौन सा युद्ध हो रहा था? आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा युद्ध हो रहा था? जेल में डालने की बात कर रही है आप? कैसी बात कर रही हैं आप? एक महिला हो के ऐसी बात कैसे कर सकती है? नहीं, मैं लड़की को जेल में, हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान में लाहौर की जमीन को चूमते हैं, एक तरफ आप उसको चूमते हैं और दूसरी तरफ आप बात करते हैं। जो चीज गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। करना चाहती हूँ बलात्कार। रोहित जी, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए बस। जो चीज गलत है वो गलत है। दीजिए बबीता जी से ही मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए, चाहे वो देश के खिलाफ हो या बलात्कार के खिलाफ, वो हर चीज गलत है। पठानकोट के टेरर, बताइए। जब सुन लीजिए बबीता जी, एक बार सुन लीजिए। आप जवाब सुनने को तैयार हो पाकिस्तान तो बबीता लगातार जवाब दे रही है आपके सवाल का। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोनों तरफ है रोहित जी, मेरा सवाल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोनों तरफ है। आप उनका जवाब सुने तो वो सवाल जवाब दे रही है लगातार। रोहित जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन पूछिए, सवाल पूछिए, थोड़ा छोटा पूछिए। मेरा सवाल तो करने दीजिए मुझे, वो जवाब किस बात का दे रही है? मैं ये पूछ रही हूँ कि जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पठानकोट के अंदर किसी देश की जमीन पर जब टेरर अटैक होता है और पाकिस्तान के लोग ही उसको क्लीन चिट दे देते हैं और भारत मूर्ख दर्ज बनकर देखता रहता है, क्या उसे राष्ट्रवादिता कहते हैं, उसे नेशनलिज्म कहते हैं? मेरे को ये सवाल दे दीजिए, इसका जवाब दीजिए मुझे। रोहित जी, आपने बीजेपी को बुलाया है, थोड़ा बुलवा लीजिए, नहीं तो इन्हीं का करवा लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, बबीता को सुन लीजिए, संबित पात्रा, फिर आप बोलेगा, क्योंकि सवाल आप पे है और वो साबित करने की कोशिश में है कि बबीता आपकी टीम से खेल रही है। बबीता, आप जवाब देना चाहती है इस सवाल का जो अमृता ने पूछा है? जी जी, हाँ जी। मुझे समझ कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि उनका सवाल क्या, और वो जो कह रही है मैं उसके साथ हूँ, मैं सिर्फ हिंसा के विरोध में हूँ। सर देखिए, जो हमारे देश में अगर कोई चीज कुछ भी हो, हम उसके साथ हैं।
देश के हित में अगर कोई भी चीज है तो हम उसके साथ है, लेकिन देश के खिलाफ या देश के ऊपर कोई भी बात आती है तो मैं उसके हर चीज के खिलाफ हूँ। मैं दूं इनका जवाब। संबित, अब बोलिए। देश के विरोध में बात आती है तो मैं सबसे बड़ी नेशनलिस्ट हूँ। मैं भारत से उतना ही प्रयास। रोहित जी, हम लोग या तो फ्री कर दीजिए या तो फिर मैडम अपना सर्टिफिकेट दिखाने के लिए नहीं है ना हम लोग। कि देश विरोधी हम लोग यहाँ अपना सर्टिफिकेट दिखाने के लिए नहीं है। अमृता जी, हम लोग यहाँ अपना देशभक्ति सर्टिफिकेट दिखाने के लिए नहीं है। आप लोगों की राजनीतिक पार्टियां हैं, आप लोग उनके चेहरे हैं, आपकी राजनीतिक पार्टियां जो काम करती हैं, आपका देशभक्ति सर्टिफिकेट उसी के आधार पर बनता और बिगड़ता है। मैडम प्लीज इस बात को समझिए। आप कितनी भी देशभक्त हो, अगर आपकी पार्टी देश तोड़ने के नारे लगाने वालों की पैरवी करेगी तो आपकी देशभक्ति खारिज मानी जाती है। संबित पात्रा बोलिए, उसके बाद अमिता वापस आऊंगा। आपके पास ऑब्जेक्ट करती हूँ। संबित बोलिए। आप बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, ये गलत बोल रहे हैं। अब सब लोग बोलेंगे तो कैसे बोलूंगा? आपको गलत नहीं करने दूंगी। मैडम, ये अमृता मैडम, जब ये पूरा जेएनयू कांड हुआ था, राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचे थे। मेरी पार्टी का अमृता जी सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचे थे। अमृता जी सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचे थे। आप इस बात को नकार नहीं सकती हैं। या तो आप मानिए कि आपकी पार्टी के पास हीरोज की कमी है, इसलिए वो जसमीन को, इसलिए वो सभाकाजी को, इसलिए वो दादरी में, इसलिए वो हर जगह पे ऐसे लोगों को हीरो बना के पेश करना चाहती है। मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ इस बात पे। संबित, मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ इस बात के लिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जवाब दीजिए उनकी बात का। मैं कैसे बोलूंगा? देखिए, एक तरफा डिबेट हो रहा है। हम तो बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये लगातार बोली जा रही है। तो बहुत बेचारे हैं। देखिए, जवाब दीजिए। पहली बात तो आप संबित पात्रा जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा सा दूसरों के भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ख्याल रखिए अमृता जी। हम लोग ने ध्यान से आपको सुना, हमें भी सुन लीजिए। देखिए, ये जहां तक आपने मिस कौर की बात की, मैं एक बार बताना चाहूंगा कि इस बात से मैं सबसे सहमत हूं। कोई भी रेप की धमकी और थ्रेट अगर देता है कोई भी संगठन का व्यक्ति, ये उचित नहीं है। पुलिस इस पे सख्त कार्यवाही करेगी भी, और खुद गृह मंत्री जी ने कहा है। इसको एक व्यक्तिवादी विचारधारा से, एक कैंपस के विचारधारा से ऊपर उठा के देखिए, जिसको जेटली जी ने कहा अलायंस ऑफ सबवर्जन। चिदम्बरम जी और फारूक अब्दुल्ला पे, रोहित जी आप ही के चैनल पे हमने 2 दिन पहले डिबेट किया है कि किस प्रकार चिदम्बरम, अभी अमृता जी हमारी बहन है, वो कुछ भी कहे वो अलग बात है, मगर इनके बड़े नेता चिदम्बरम जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। ये जो आर्मी के चीफ कह रहे हैं ये बहुत खराब कह रहे हैं। आर्मी के चीफ के इस बयान के कारण ही आज कश्मीर जो है हमारे हाथ से निकल गया। जब बार बार राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं और कहते हैं ये खून की दलाली है, तो यही विचारधारा तो आज कुछ बच्चे जो है डीयू में और जेएनयू में उठा रहे हैं। उनके साथ यही विचारधारा तो खड़ी है। राहुल जी और चिदम्बरम साहब खड़े हैं, फारूक अब्दुल्ला खड़े हैं, और इसी के खिलाफ तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य पे हम उठा रहे हैं कि देखिए, आप फाइनेंशियल पॉलिसी पे, नोटबंदी पे, प्रधानमंत्री पे आलोचना करिए, ये डेमोक्रेसी है, मगर देश के टुकड़े होने चाहिए। याकूब मेमन को फांसी इसलिए लगा क्योंकि वो मुस्लिम था, वो आतंकवादी नहीं था। ये कब तक चलेगा ये बता दीजिए। जिन्होंने देश के टुकड़े होने के नारे लगाए, नाम पता है, जिन्होंने देश के टुकड़े होने के नारे लगाए, वो कहाँ हैं? बताइए ना सर, वो कहाँ हैं? पुलिस तो आपकी है सर, सरकार भी आपकी है सर, वीडियो फुटेज भी आपके पास है सर। तमाम चैनलों से, हमसे आपने फुटेज मांगे, पुलिस ने मांगे। इसका जवाब आदमी कहाँ है सर जिन्होंने नारे लगाए थे? ठीक, अच्छा छोड़ दीजिए, चलिए आप उनको नहीं पकड़ पाए। जो 3 दिन पहले कांड हुआ, जिस लड़की को किसी ने रेप की धमकी दी, सर वो तो फेसबुक पर था, सोशल मीडिया पर था, उसका तो नाम, आइडेंटिटी सब कुछ होगा सर। लाइए ना, सार्वजनिक कीजिए ना सर। पहली बात तो मैं बता दूं, जहां तक आपका सवाल है कि जेएनयू में जिन लोगों ने नारे लगाए वो गिरफ्तार क्यों नहीं, मैं आपको बता देता हूं। जहां तक जेएनयू के नारों का सवाल है, आज लोग जेल के पीछे भी रहे और बेल पे बाहर भी आए हैं, और उन पे अभी भी केस चल रहा है। उस पूरे केस को, दिल्ली हाईकोर्ट के केस को पढ़ेंगे तो बड़ी बात सामने आएगी, क्योंकि चार्जशीट फाइल नारे लगाए, आप उल्टा हम पे चिल्ला रहे हैं सब। देखिए, ये कमाल है, ये अमृता धवन हम पे चिल्लाएगी। अरे चार्जशीट फाइल हुई है, मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। नंबर 1 बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए प्लीज थोड़ा सा। ये कन्हैया कुमार को उमर खालिद को किसने गिरफ्तार किया था? आपने गिरफ्तार किया था।
किसने गिरफ्तार किया था? कन्हैया कुमार आपने किया था मुमता जी, आपने किया था। कन्हैया कुमार और चले गए। अरे सुन लीजिए, कन्हैया कुमार को, अरे उसकी आईडी भैया वो चाइना नहीं गए हैं, चिंता मत करिए। ये चाइना के स्पोक्स पर्सन को बोलिए, थोड़ा बाद में नहीं, वो नागपुर चले गए सर, को बोलिए, उनका समय आएगा तो बोलेंगे, मैं अभी बीच में नहीं। वो नागपुर चले गए सर, चाइना के स्पोक्स पर्सन सर थोड़ा रुक जाइए। मैं उसका स्पोक्स पर्सन हूँ, जहाँ भी जाएंगे पकड़े जाएंगे, चाइना भी जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। पूरा सुन लीजिए, काहे परेशान हो रहे हैं? तिरंगे का डिजाइन जिसने किया है, मैं इसका स्पोक्स पर्सन हूँ। चाइनीज चुप रहने जिसने इनकलाब चाहते हैं, छात्रों के दिमाग में यही जहर भरते हैं, उनको सड़कों पे उतारते हैं, हमको बोलने दीजिए। आप लोग अपनी राजनीति चलाते हैं चाइना से, आप लोग अपनी राजनीति चलाते हैं नागपुर से, लेकिन छात्रों को बेवकूफ बनाते हैं। प्लीज सर, प्लीज ये तो लिहाज रखिए, बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे आमिर साहब कहाँ बीच बच्चों में का बोलने भविष्य लगे? क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर? बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर? आप तो सर इस उम्र में भी कह देंगे मैं पीएचडी में बर्बाद हो गए हैं, बच्चों को बर्बाद करेंगे। देना होता है बच्चों को सर, मास्टर्स होते ही नौकरी तलाशनी होती है, घर का पेट पालना होता है, माँ बाप ने लोन लेके पढ़ाई कराई होती है, उनको वापस चुकाना होता है। कुछ तो लिहाज कीजिए, शर्म रखिए। आप लोग अपनी राजनीति के लिए इन बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं, सड़कों पर उतार देते हैं। थोड़ा लिहाज तो रखिए कम से कम। राकेश सिन्हा प्लीज, मेरा सवाल सर बड़ा सीधा जो पहले था और वापिस ये है सर, वापिस वही सवाल है सर मेरा सवाल वापिस वही है। राकेश सिन्हा सर प्लीज, राकेश सिन्हा मेरा सवाल वापिस वही है कि छात्रों को आप बलि के बकरे क्यों बना रहे हैं? आपको उनको राजनीति में लाना है, आप छात्र संगठन के जो नेता चुने जाते हैं उनको हीरो बना दीजिए अपने अगले भविष्य का, लेकिन बाकियों को क्यों सड़कों पर ढकेले घूमते हैं कि आओ आज नारे लगाएंगे, आओ आज झंडा फहराएंगे, आओ आज तोड़फोड़ करेंगे, आओ आज हड़ताल करेंगे। रोहित जी मैं थोड़ा हटकर बात करूंगा इसी पर। ये कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता बैठे उनसे पूछे, 3 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो सबसे फ्रिंज एलिमेंट था उसने सीपीआईएमएल बनाया। उम्मीद ये थी कि सीपीआई सीपीएम उसको कब्जा करेगा, उल्टा हुआ गया, सीपीआईएमएल ही उनको नेतृत्व कर रहा है। सीपीआईएमएल क्या बातें करता, 3 बातें बताइए। उस सिम्मी के साथ है, मध्य प्रदेश में भी एनकाउंटर हुआ सिम्मी के लोगों का, उसके लिए वो प्रदर्शन कर रहा है। ये सीपीआईएमएल वह संगठन है जिसके लिए पेकिंग रेडियो ने, मैं गलत बोलता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता मुझे ठीक कर दे, मैं माफी मांग लूंगा। पेकिंग रेडियो ने 1967 में नेहरू तो की मृत्यु हो गई थी, लेकिन नेहरू को क्या कहा था? डॉग कहा था, डॉग। ये पेकिंग रेडियो का अनाउंसमेंट था, ओपन अनाउंसमेंट था। उन्हीं लोगों ने ये सीपीआईएमएल बनाया। इनसे क्या उम्मीद करते हैं? ये छात्र संगठन नहीं है, ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। इन कम्युनिस्टों को बीच चौराहे पर एक्सपोज किया जाना चाहिए कि कौन है, इनका चरित्र क्या है। छात्र संगठन की आड़ में ये कैंपस में अलगाववाद को बढ़ा रहे हैं। देखिए मार्क्स को भूल गए, इनके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? सर तो बातों से करे ना, उमर खाली करे ना। और आज कोई फैक्ट रखा है, ये बताइए, एक्सपोज कर रहे हैं ना। आज ये बताइए, बस्तर या पत्थर मार के करेंगे सर? नहीं, बस्तर की भुखमरी के खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बस्तर की भुखमरी के खिलाफ हम जान देने के लिए तैयार, लेकिन बस्तर को आजाद कर दो, ये नारा इस देश के अंदर लगेगा। अब रोहित जी हम बोल सकते हैं, बस्तर की आजादी के नारे लगेंगे। ये कम्युनिस्ट रोहित जी अब इनका जवाब दे सकते हैं। लोगों ने 42 में जो काम किया वही काम आज कर रहे हैं। राकेश सिन्हा ठीक, प्रोफेसर सिन्हा बोलिए। अमीर हैदर अब आप बोलिए। रोहित जी, ये जो हमारे राकेश सिन्हा साहब आधा इतिहास पढ़ाते हैं और ये कहते हैं, मुझे ये बता दें कि जो मध्य प्रदेश के अंदर अभी ये कहना चाहिए आईएसआईएस से लिंक वाले बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, क्या वो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे? अरे जो कहना चाहिए ये बताएं, मध्य प्रदेश के अंदर जो उग्रवादी तोड़ के भागे थे, मुझे वो बता दीजिए कि 40 से हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। थोड़ा प्रिपरेशन करके आइए, पीढ़ी के लोगों को बताइए कि आप तैयारी करके आइए। सिन्हा साहब आपके बीच में नहीं बोल रहा था, नई पीढ़ी के लोगों को बताइए। देखो रोहित जी है तो बोलने दीजिए। आप दूसरों के बीच में बोल रहे थे, आपका जैसे आप दूसरों के बीच में बोल रहे थे, आपको इसी प्रकार आपका ही मेडिसिन खिलाना पड़ेगा। प्रोफेसर सिन्हा मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री के ऊपर बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को पूरा देश क्रिटिसाइज कर रहा है। प्रधानमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के विपक्ष को साफ बता दें। कौन बोल रहा है पूरा देश क्रिटिसाइज कर रहा है? साहब, महाराष्ट्र का चुनाव का नतीजा देखा आपने? खुद एक सीट जीत नहीं रहे हैं, यहाँ के पूरा देश क्रिटिसाइज कर रहा है, बेइज्जती कर रहे हैं। हम देश के बुनियादी हम सुन लीजिए, आपको अपनी लाइन ठीक करनी चाहिए। आपका इतिहास क्या रहा है? जो आज आईटीओ पर उतरे हैं, जो आइडियोलॉजी है, हम देश के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम आरएसएस की और बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोल रहे हैं।
जो बीजेपी बस्तर को आजादी दो, कश्मीर को आजादी दो, ये देश के खिलाफ नहीं है। आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलिए, आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़िए, कोई नहीं रोकता इस देश में आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ने से। इसलिए इस देश में इतनी सारी आइडियोलॉजीज फली फूली हैं, लेकिन सवाल ये है कि आइडियोलॉजी की आड़ में क्या आप देश के टुकड़े होंगे के नारे लगाने लगेंगे? क्या आइडियोलॉजी की आड़ में आतंकवादियों की जय जयकार के नारे लगाने लगेंगे और राजनीतिक पार्टियां उसको जस्टिफाई करने उतर आएंगी? एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। बबीता, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जानता हूं आपको दिक्कत हो रही होगी इस पूरे माहौल में चर्चा में बैठने में, फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं आप थोड़ा सा समय और दें। हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बबीता के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई हार्दिक पटेल तोड़ने की बात करते हैं तो हीरो बन जाते हैं, कन्हैया कुमार तोड़ने की बात करते हैं तो हीरो बन जाते हैं, इसके अलावा वो तमाम लोग हीरो बना दिए जाते हैं जिनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरीके का झूठ का जाल बुना गया होता है। क्या जो सच के हीरो हैं उनको राजनीतिक पार्टियां पहचानना नहीं चाहती? एक छोटा सा ब्रेक लेके आ रहे हैं, ताल ठोक के जारी है अपने हमारे से। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है ताल ठोक के। आप देख रहे हैं आज हम काशी में हैं, बनारस में हैं, वरुणा पुल पर इस शास्त्री घाट से आज रात वोटों की बारात लाइव देखना ना भूलिएगा। इस वक्त आजादी चाहिए बोलने की या फिर देश को तोड़ने की? अमृता धवन हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता हैं, संबित पात्रा बीजेपी से हमारे साथ हैं, अमीर हैदर लेफ्ट पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, प्रोफेसर राकेश सिन्हा आरएसएस विचारक डीयू के प्रोफेसर है, बबीता फोगाट देश की जाने मानी रेसलर है, इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। बबीता, ब्रेक के पहले आप काफी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन शोर शराबे में अपनी बात रख नहीं पाई। आप अपनी बात रख लें पहले, उसके बाद हम इस बहस पे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी देश के खिलाफ अगर कोई इंसान खड़ा होता है या कुछ बोलता है तो ये हक किसी को भी नहीं है कि देश के खिलाफ बोले। और दूसरी बात, जो भी अगर कोई देश के खिलाफ बोल रहा है वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो वो लोग भी गलत है और देशद्रोही हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर मेरे माँ बाप या मैं खुद भी अगर उनको सपोर्ट करती हूँ तो मैं भी गलत हूँ और मेरे माँ बाप भी गलत हैं। बबीता जी, घर से बाहर अमृता, आप बोलिए, आपको क्या शिकायत है? आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोला जा रहा है। अरे आरएसएस की विचारधारा आप समझ रहे हैं तो क्या? आपको क्या लगता है अमीर हैदर साहब? अमीर हैदर साहब, अमीर हैदर आपको क्या लगता है? अमृता एक सेकंड, अमीर हैदर आपको क्या लगता है वो बिना सोचे समझे? अमीर हैदर आपको क्या लगता है वो बिना सोचे समझे बोल रही हैं? अरे जो आपको क्या लगता है बबीता फोगाट बिना सोचे समझे, बिना जाने बिना देखे बोल रही है, या आप चाहते हैं कि आपके चश्मे से देखे तभी बोले, हमारे देश के हित में बोले? देखिए, जो देश के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। तो कश्मीर को अलग करने वाला क्या देश के साथ है क्या? अमीर हैदर साहब, कश्मीर को अलग करने की मांग करने वाला को क्या आप देशभक्त मानते हैं? खिलाफ बोलता है। नहीं, आप जवाब तो दीजिए। कश्मीर को अलग कर दो, बस्तर को अलग कर दो। अरे आप तो उस पार्टी के अरे आप तो उस पार्टी के जिसे 17 संविधान सभा की मांग की थी, आप क्या बात करते हैं? कुछ तो बदल जाइए। समय के साथ कम्युनिस्टों ने अपने में बदलाव नहीं किया। रोजा लग्जमबर्ग ने 200 साल पहले रोजा लग्जमबर्ग ने क्या कहा था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन लागू नहीं हो सकता है, आत्मनिर्णय का अधिकार लागू नहीं हो सकता है। 200 साल बाद भारत के कम्युनिस्ट को लेकर बैठे हुए हैं। क्या आत्मनिर्णय का अधिकार होगा कश्मीर में? किस बात का आत्मनिर्णय का अधिकार होगा? कश्मीर का एक वापिस आइए, भारत की भूमि है, भारत माँ का आज के मुद्दे पे वापस आइए, आज के सवाल पे वापस आइए। सुन तो लीजिए, क्या सुनूं आपसे? आप तो कश्मीर को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हैं, सीपीआई झंडे के नीचे चल रहे हैं। आप अपने आप को अलग कीजिए सीपीआई से। की आइडियोलॉजी है कश्मीर हमारा अभिन्न है, तो आप सीपीआई में क्यों चल रहे हैं? ऐसा के नेतृत्व में क्यों चल रहे हैं? आपको जब हमारी जरूरत पड़ती है, जब वहाँ पर शांति बहाली के लिए हमें याद किया जाता है, ठीक है, हमें बुलाया जाते का ये कश्मीर के अंदर शांति बहाल करा दीजिए। सर प्लीज अभी आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा। झंडे के नीचे क्यों चल रहे हैं? बंद कर दीजिए, सुन लीजिए। मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रवक्ता हूँ, लेकिन आप ईमेल के साथ चल रहे हैं। आज दुर्भाग्य है, उसके झंडे के नीचे चल रहे हैं, उसके बैनर के नीचे चल रहे हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ विचारधारा पे जाइए, ऐसा को एक्सपोज कीजिए। राकेश जी, कश्मीर मेरा अभिनंग है, थोड़ा रुक जाइए वरना आवाज अभिनंग है, उस पर किसी तरह का हम समझौता नहीं कर सकते। चलिए आज इस बहाने ये तो सुनने को मिला आपके मुंह से। आइडियोलॉजी है
ठीक है सर, कश्मीर के अंदर 10 बार बोलिए, अभी शांत रहिए। माननीय 10 बार बोलिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसके लिए ताली बजानी चाहिए। बहुत अच्छे, कम से कम आपने बोला इस बात को आज। आप गलत हेडलाइन चला रहे हैं अपनी टीवी के ऊपर। मैं अमृता धवन आपसे कमेंट देना चाहता हूं सर। अब आवाज बंद है आपकी, देश के खिलाफ नहीं है। अब आवाज बंद है आपकी सर, अब आवाज बंद है सर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शर्तों के साथ आता है। कुछ बोलना वही चाहती आप हूं। सड़क पे बोलते हैं, वो टीवी पे तो बिल्कुल किनारे कर देते हैं। अमृता धवन, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं। आप एक छात्र संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नेताओं को जो लीड करते हैं छात्र संगठनों को, उनको छात्रों को लड़ाने के बजाय समझाना चाहिए, सही रास्ते ले जाना चाहिए? या हो रहा उल्टा? रोहित जी, इसीलिए आज यहाँ पर हम लोग, मैं खुद भी 15 साल से छात्र राजनीति देख रही हूँ और 15 साल में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल ऐसा कभी नहीं देखा। इसलिए शायद मैंने यहाँ पर आज बैठकर हमारे संगठन में गांधीवादी तरीके से अनशन रखा है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है कि हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलें। शायद इसलिए ये अपनाना इन सभी संगठनों के लिए बहुत मुश्किल है। ये लोग बात तो करेंगे नॉन वायलेंस की, लेकिन जब वैचारिक मतभेद होंगे तो सबसे पहले वायलेंस ये लोग करेंगे। एबीवीपी का इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है वायलेंस की, और हमें समझना होगा कि ये एक बहुत ही मैन्युफैक्चर्ड तरीके से किया जा रहा है। देश भर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जो स्वायत्ता उससे खेला जा रहा है। ना ही एजुकेशन बजट पे कोई बहस हो रही है, ना ही एजुकेशन बहस कीजिए ना, राहुल जी को कहिए बहस करें। लेकिन पूरे राहुल जी विदेश चले जाते हैं बहस करने के लिए। जब बहस का समय होता है तो राहुल जी विदेश जाते हैं, जब देश तोड़ने की बात आती है तो राहुल विदेश में आ जाते हैं। वैचारिक मतभेद पहले भी होते थे, वैचारिक मतभेद पहले भी होते थे, लेकिन इस तरीके से हिंसक नहीं होते थे। मैं आपकी बात को संबित के पास रख रहा हूँ। आना चाहिए, ये सवाल चाहे वो उठाते किसी हुए विचार का हो। संबित पात्रा, शहला रशीद एएमयू में जाना चाहती है एक प्रोग्राम के लिए। कॉलेज में कुछ दिन पहले मेरा एक इवेंट हुआ था, शहला रशीद तो मैं वहाँ पे गई थी। उनको वहाँ से उन लोगों ने इतना प्यार और सम्मान मुझे दिया। वहाँ के स्टूडेंट से मैं मिली हूँ, तो उन्होंने इतना प्यार सम्मान और इतने अच्छे से वो स्टूडेंट मेरे से मिले हैं, इतना प्यार सम्मान उन्होंने दिया है। तो मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ जिस किसी ने भी किया है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि किसने किया है। जो आपका एक्सपीरियंस है वो हर किसी का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। आप इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है, आपको मान सम्मान देना उनकी मजबूरी है। बता रही हूँ आपको कि हर छात्र अरेस्ट तो कर लीजिए। देश का हर छात्र, हर बच्चा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है, कल को वही होगा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। प्लीज आप समझिए। संबित, शहला राशिद जब एएमयू जाती हैं, वहाँ उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, उनको दौड़ा लिया जाता है, वो खबर नहीं बनती। लेकिन दिल्ली में ऐसा होते ही हंगामा मच जाता है, क्यों? देखिए, मैं इसका एक आपको बिल्कुल समरी दे देता हूं 15 सेकेंड में। अभी अमृता जी ने एक बड़ी बात कही और अच्छी बात कही। उन्होंने कहा 15 वर्षों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब हम ऑपोजिशन में थे कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही सत्ता कांग्रेस के हाथ से और लेफ्ट के हाथ से चला गया, देखिए, मैं देश को बताना चाहूंगा, कांग्रेस और लेफ्ट ऐसी पार्टीज हैं जो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। नेहरू सत्ता में रहने के लिए देश को उन्होंने बांट दिया। उन्होंने देश को बांट दिया ताकि वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बन सके। और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ये कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, भले ही कश्मीर और आर्मी के खिलाफ बोलना पड़े। मगर मैं इंडिया की जनता को सलाम करता हूँ, इंडिया की आर्मी को सलाम करता हूँ कि ऐसा नहीं हो पाता। एबीवीपी की गुंडागर्दी। हम समय से आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों को अपने आप समझ में आ गया होगा कि छात्र राजनीति ऐसे सड़कों पे क्यों है और छात्र राजनीति में आखिर ये गुंडागर्दी कहां से आ गई। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां छात्र संगठनों को अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना के अपनी वाटर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए आज ये हालत हो रही है। और इसकी जिम्मेदारी छात्रों की और माँ बाप की बनती है कि वो इन चीजों को ध्यान में रखें, कम से कम कि उनके बच्चे बलि के बकरे या हथियार या औजार तो नहीं बन रहे किसी। फिलहाल इतना एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए मंदिर में आरती का वक्त हो गया। हम आरती देखते हैं रात 7:55 पर यहीं काशी में, बनारस में वरुणा पुल शास्त्री घाट पर लाइव प्रोग्राम होगा। वोटों की बारात बहस देखना ना भूलिए। नमस्कार।